स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए उत्तर लेखन क्षमता के बेहतर या श्रेष्ठ विकास के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दृष्टि के जो एक्सपर्ट्स हैं, विषय के एक्सपर्ट्स, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का एक सारगर्भित विश्लेषण के साथ एक लगभग आदर्श उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप उत्तर लेखन कौशल या विकास की इस प्रक्रिया को सीख सकें, बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन या सेकंड पेपर में जो कुछ रिसोर्स या भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न आए हैं या आ रहे हैं, साथ ही साथ थर्ड पेपर में जो कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, इस प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन के साथ साथ जैव विविधता से जुड़े हुए जो प्रश्न आ रहे हैं या संसाधन पर, उसका एक सारगर्भित विश्लेषण के साथ एक आदर्श उत्तर आपके समक्ष संप्रेषित कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आप सीख सकें और बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। इसी प्रक्रिया में हम लोग 2019 के प्रश्नों का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का यह प्रश्न भी 2019 का ही है, हालांकि ये फर्स्ट पेपर का ही है। इसके बाद के कुछ प्रश्न हैं जो सेकंड और थर्ड पेपर के भी हैं, आप देखेंगे। जैसे अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना सेकंड पेपर में पूछा गया है। एनीवे, आज का प्रश्न है तो मलिन बस्तियों में मूलभूत फंडामेंटल, मलिन बस्तियों में प्रश्न है मलिन बस्तियों में मूलभूत, पहला तो यहां टर्म है मलिन बस्ती, दूसरा है इंपॉर्टेंट इससे कंसर्न मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगर नियोजन की भूमिका। यह प्रश्न देखने में तो बड़ा सरल लग रहा है, परंतु इसके उत्तर की जब बात करेंगे तो शायद आप सोचिएगा इस पर, क्योंकि मेरा पहला कार्य होता है विद्यार्थियों से बात करना कि भाई इस प्रश्न के संदर्भ में आप इसके उत्तर की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे या किस किस प्रकार के पॉइंट्स को आप ऐड करेंगे। तो नगर नियोजन की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें या शॉर्ट नोट्स हो या जो भी हो, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण नहीं है। फिर इंग्लिश में देखा जाए तो राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सिविक एम्यूनिटीज। यहाँ पे अर्बन प्लानिंग, नगर नियोजन, डेवलपमेंट फॉर बेसिक सिविक एम्यूनिटीज इन स्लम्स। देखो, अगर हम नगर नियोजन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य या संदर्भों से चले तो ओवरऑल जो बेसिक सिविक एम्यूनिटीज होता है, आपने नगर पालिका सुना होगा, म्यूनिसिपैलिटी। तो नगर पालिका अर्थात म्यूनिसिपैलिटी जिन चीजों को मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है, उसी को कहते हैं बेसिक सिविक एम्यूनिटीज। बेसिकली नागरिक नगर में रहने वाले लोगों को कहते हैं। कहा जाता था, ये बहुत पहले चला रहा है, लेकिन राष्ट्र का नागरिक तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी होते हैं। फिर भी नगर में रहने वाले को यहाँ पे नागरिक से कंसर्न किया जाता था। और बेसिकली जो नगर पालिका है, नगर पालिका मतलब नगर का पालन करने वाली, वही इन आधारभूत, जैसे होते हैं ना माता और पिता, तो आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता की सुनिश्चितता या उसकी गारंटी नगर पालिका अर्थात म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे 3 खंडों में बांट करके या 3 भाग में बांट करके हम प्रश्न को विश्लेषित करते हैं। पहले भाग में बताते हैं कि क्वेश्चन की मांग क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। पहले हम प्रश्न को समझें। दूसरे भाग में बताएंगे प्रेजेंटेशन, अर्थात किस किस प्रकार के पॉइंट्स को हम दें। यहाँ पे कुछ क्या मैप, डायग्राम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कम से कम एक फ्लो चार्ट, एक मैप तो न्यूनतम लेंगे। कुछ मैप हम सिटीज़ का भी ले सकते हैं, जैसे दिल्ली का, मुंबई का, हम सिटी वाइज मैप ले सकते हैं, तो वहाँ आपको दिखाएंगे। और फिर किस प्रकार के पॉइंट्स पे कितने शब्दों को हम संप्रेषित करें ताकि एक ऑलमोस्ट आदर्श अर्थात आइडियल आंसर संप्रेषित हो सके। और फिर तीसरे पार्ट में, मतलब तीसरे भाग में, हम आपको उत्तर लिख कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रश्न की मांग क्या है। तो मलिन बस्ती, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मलिन बस्ती क्या है, अर्थात अवधारणा में, अर्थात हम देखें प्रश्न की मांग। प्रश्न की मांग में जो पहला टर्म है वो है मलिन बस्ती। तो
थोड़ा सा यहाँ मलिन बस्ती की जो अवधारणा है, आप कह लीजिए क्या है, परिभाषा, थीम, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको प्रेजेंट हमें करना होगा। इसके अलावा मूलभूत नागरिक सुविधाएं, जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं हैं वो 10 हैं। मूलभूत नागरिक सुविधाएं ये 10 हैं, लेकिन इसकी सुनिश्चितता किस प्रकार से होती है ये हम आपको बताएंगे। ये 10 मूलभूत होते हैं जिनको हम बेसिक सिविक एमिनिटीज कहते हैं। और नगर नियोजन की, ये ध्यान हमें रखना है, नगर नियोजन की, क्योंकि मेरा नगर नियोजन की भूमिका इन 3 चीज़ों से हमें कंसर्न करना है। इवन नेट पे भी जो उत्तर उपलब्ध हैं कुछ, उनको भी मैंने देखा है इस संदर्भ में, क्योंकि बेस्ट आप तक संप्रेषित किया जाए तभी बेहतर होगा, तभी आप एक उत्तर बनाने के प्रक्रिया को सीख पाएंगे। उसमें लगभग लोगों ने बस बेसिक एमिनिटीज की चर्चा करके नगर पालिका इसका आपूर्ति करता है ताकि स्लम की इन समस्या से, स्लम से संबंधित समस्याएं दूर हो सकें, बस उत्तर को यहीं तक उन्होंने एक बाउंड्री से घेर दिया है, समझिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें भी जैसे पर्यावरण के संरक्षण में आपने सुना होगा इन सीटू एंड एक्स सीटू, इन साइट या एक्स साइट, उसको इन साइट भी कहते हैं, इन सीटू भी कहते हैं। इन सीटू का मतलब होता है जहां समस्या है उसका इलाज वहीं किया जाए, उसका निराकरण वहीं किया जाए। जैसे अगर चोट यहां लगा है तो हम मलहम यहीं लगाते हैं, घाव या चोट यहां है तो मलहम या जो भी हुआ यहीं करते हैं। लेकिन दूसरा होता है एक्स सीटू, जैसे कि सिर में दर्द है लेकिन हम इंजेक्शन तो नहीं लेते सिर दर्द के लिए, मान लीजिए हम सिर दर्द का कोई दवा लिए तो खाते मुंह से हैं, जाता पेट में है, लेकिन उसके फंक्शन से सिर दर्द दूर हो जाता है, इसको कहते हैं एक्स सीटू। या अभी कोविड-19 का ही समय आया तो इंजेक्शंस लिए गए, या कई प्रकार के ऐसे इलाज हो सकते हैं, तो इसको इन सीटू एक्स सीटू से हम समझ सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रक्रिया में, खास करके जैव विविधता के संरक्षण की प्रक्रिया में इन सीटू और एक्स सीटू अवधारणाओं का बड़ा महत्व है। लेकिन ये अवधारणाएं स्लम के बेसिक फैसिलिटीज या एमिनिटीज से भी संबंधित है, जिसको हम बेसिक सिविक एमिनिटीज कहते हैं, मूलभूत नागरिक सुविधाएं, वो भी इन सीटू और एक्स सीटू के कार्यक्रमों से संबंधित है। उसका हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान रखना है हमें सबसे पहले मलिन बस्ती क्या है, अर्थात इसकी अवधारणा क्या है, तत्पश्चात इसके जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं हैं, बेसिक सिविक एमिनिटीज, वो क्या होती हैं, और उसकी आपूर्ति फिर किस प्रकार से की जाती है, और उसकी आपूर्ति के प्रक्रिया में जो नगर नियोजन है उसकी क्या भूमिका है। क्योंकि नगर नियोजन में जब तक आप टीसीपीओ की चर्चा ना करें, शहरी मंत्रालय के विविध थोड़े बहुत योजनाओं की चर्चा ना करें जो कई प्रकार के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से भिन्न है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या राजीव गांधी आवास योजना भी चलाया गया था, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना भी चलाया गया था, या मलिन बस्ती पुनर्वास योजना चलाया गया था। तो आखिर इसके उद्देश्य क्या होते हैं? इस प्रकार के जो आवास के उपलब्ध कराने का उद्देश्य होता है वो यही होता है कि बेघरों को घर दिया जाए ताकि वो झुग्गियों में या स्लम्स में न रहें, या स्लम्स का विकास न हो सके। एक ये हो गया। लेकिन ये केंद्र सरकार की एक इंटीग्रेटेड योजना होती है जो एक साथ पूरे भारतवर्ष में नियोजन की प्रक्रिया में क्रियान्वित होती है, और वो केवल नगर ही नहीं अन्य क्षेत्रों से भी संबंधित हो सकता है, नगर से भी हो सकता है। लेकिन जो टीसीपीओ है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत में नगर नियोजन की सबसे बड़ी संस्था है, जिसका निर्माण अंग्रेजों के समय हो गया था, फिर इसका पुनर्निर्माण हुआ और पुनर्परिभाषित किया गया। आज भी टीसीपीओ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, नगर में या नगरीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं, जैसे शहरी विकास मंत्रालय। शहरी विकास मंत्रालय बेसिकली टीसीपीओ के निर्देशानुसार ही कार्य करता है, विविध प्रकार के स्कीम्स बनाता है, जैसे एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। अब आप सोचेंगे नेशनल कैपिटल रीजन क्यों बनाया गया? नेशनल कैपिटल रीजन बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था दिल्ली पर बढ़ते नगरीकरण के बोझ को कम किया जाए ताकि स्लम का विकास न हो सके। इस प्रकार इस प्रक्रिया में दिल्ली के कई सैटेलाइट टाउन्स का विकास किया गया, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़,
यहाँ तक कि एनसीआर में तो झज्जर आदि भी है, भरतपुर आदि भी है, बट दिल्ली के आसपास जो सेटेलाइट टाउन्स विकसित हुए उनमें गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, दे आर द बेसिक सेटेलाइट टाउन्स ऑफ दिल्ली। एनसीआर तो उसके आगे भी है, विकसित हुआ है, लेकिन जो सेटेलाइट मतलब उपग्रह होता है, अर्थात उत्तर प्रदेश से जो लोग माइग्रेट होते थे दिल्ली में सीधे, वो अब नोएडा और गाजियाबाद में रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? वहाँ जमीन सस्ता है, भूमि का जब दर सस्ता है तो वहाँ मकान बनाना सस्ता होगा। इसीलिए आप देखेंगे नोएडा में स्लम का विकास बहुत न्यून है क्योंकि सस्ता भूमि है, लेकिन दिल्ली में स्लम का विकास बहुत ज़्यादा है क्योंकि भूमि सस्ता के बजाय महंगा है, किराया बहुत महंगा है। और दिल्ली में जो प्लानिंग होता है एक अंडरस्टैंडिंग वाइज भी, जैसे सीबीडी जिसको सेंट्रल बोर्ड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जैसे सीपी कनॉट प्लेस दिल्ली का, या लखनऊ का अमीना बाजार कह लीजिए, या लुलू मॉल का जो इलाका हो गया, प्रयागराज में भी जो सिविल लाइन का मॉल वाला इलाका हो गया, दे आर कॉल्ड सीबीडी। तो सीबीडी के आसपास प्रायः मतलब मलिन बस्ती नहीं होगा, एलआईजी होगा, लोअर इनकम ग्रुप। ये विदेशों के जो अति बेहतर प्रकार से नियोजित नगर हैं उनमें प्राय देखा जाता है, और चंडीगढ़ में भी देखेंगे आप, गांधीनगर में देखेंगे गुजरात के आप, भुवनेश्वर में देखेंगे आप, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा भाड़ा एफोर्ड नहीं करते, साथ में वो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े होते हैं, अतः उनको आसपास ही एलआईजी के मकानें बनाई दी जाती हैं। इसके अलावा फिर बनता है एमआईजी, और सबसे दूर होता है एचआईजी, जो थोड़े रिहायशी होते हैं, फैलाव लिए हुए मकान होते हैं। भारत में इसका उल्टा होता है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो सीबीडी के आसपास मकान बनाते हैं बड़े, जिनके पास कम पैसा होता है वो नगर से दूर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में भी स्लम का विकास होता चला जाता है। तो जो शहरी मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय है, टीसीपीओ जो परियोजना है, इसके अलावा और भी कई जो परियोजनाएं चलाई गई, इसी प्रकार से बृहत्तर मुंबई का चलाया गया। तो सबसे पहले नगर नियोजन की प्रक्रिया में ये जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से स्लम को बेसिक एमिनिटीज से जोड़ करके उसको नियंत्रित करती हैं, न्यून करती हैं, कम करती हैं, और धीरे धीरे उस समस्या को समाप्त करने का प्रयास करती है। मतलब स्लम में सप्लाई ना दिया जाए, स्लम को ही समाप्त किया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्लम पे बुलडोजर चलवा दिया जाए, केवल उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, एक आवासीय योजना बनाया जाएगा, फिर उस आवासीय योजना में पहले ही नियोजन की प्रक्रिया से बेसिक सिविक एमिनिटीज उपलब्ध कराया जाएगा, और तब जाकर के वो आवासीय योजना सफल माना जाएगा, तब स्लम का निवारण हो सकता है। इसके अलावा भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कई विविध प्रकार के योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है जो स्लम के उन्मूलन की प्रक्रिया से अंतर संबंधित हैं। लेटेस्ट में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, या मैंने बताया आपको वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, या स्लम के विकास के लिए और भी कई योजनाएं की गई हैं। तो ओवरऑल इस 3 पार्ट में इसको हम बांट के देखेंगे। पहला, म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा जो बेसिक एमिनिटीज तत्कालिक स्तर पर उपलब्ध कराई जाती हैं वो 10 हैं, जिसमें आवास म्यूनिसिपैलिटी उपलब्ध नहीं कराता, 8 उपलब्ध कराता है, जिसकी चर्चा मैं करूंगा, जैसे जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट्स, सैनिटेशन। इसके अलावा जो संडास आदि की व्यवस्था है सैनिटेशन में ही आ जाता है। टेम्प्रोरी लेट्रिन की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि अगर परमानेंट आप कर देंगे तो बस्ती रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो दे रिकॉग्नाइज, दे आइडेंटिफाइज कि दीज एरियाज आर कंसर्न विद द स्लम्स। ये एरिया झुग्गी बस्ती से मलिन बस्ती संबंधित है और इसका पुनरुद्धार आवश्यक है, तो तात्कालिक रूप से उसकी सप्लाई देते हैं ताकि अन्य जो व्यवस्थाएं नगर की हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा स्लम्स को जो 8 सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उन सुविधाओं के साथ ये हो गया इन सिटू। इन सिटू का मतलब हुआ हम इन साइट पर ही, अर्थात जहां झुग्गी बना है उस झुग्गी में ही उन बेसिक सिविक एमिनिटीज की सप्लाई करना शुरू कर दें। लेकिन एक होता है फिर कि उसका परमानेंट इलाज क्या है। जैसे किसी का लीवर में प्रॉब्लम आ रहा है, जॉन्डिस को धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वो, और बार बार टेम्प्रोरी दवा लेकर के पेट को ठीक कर लिया जाए तो एकाएक सिस्टम कोलैप्स करेगा। वही मामला स्लम का है। तो हम तात्कालिक रूप से दवा लेकर के काम चला ले, लेकिन फिर एक दीर्घकालिक इलाज जो एक सस्टेनेबल इलाज होगा, सतत पोषणीय इलाज या धारणीय इलाज, सस्टेनेबल, उसके तहत विविध प्रकार की योजनाएं टीसीपीओ के द्वारा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, या केंद्र और राज्य सरकार के विविध योजनाओं के द्वारा इन साइट और एक्स साइट के प्रक्रिया के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाता है। तो इसी की हमें चर्चा करनी है, यही इस प्रश्न की मांग है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगर नियोजन की भूमिका को पूछा जा रहा है,
तो यहाँ पर TCPO की चर्चा हमें करनी होगी, टाउन एंड प्लानिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, शहरी विकास मंत्रालय, हालांकि इसी के निर्देशानुसार ये कार्य करते हैं। इसके अलावा जो विविध योजनाएं हैं उसमें इनसाइट एक्साइट को लेकर के हम चर्चा करेंगे। यही इस प्रश्न की मांग है, क्योंकि मैंने कहा ना कि सामान्य तौर पे विद्यार्थियों से मैंने जब बात किया, जिन्होंने मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, कुछ उसमें सिलेक्टेड भी हैं, तो उनका ये था कि सर जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो ये हैं। उन्होंने 5-6 बताया, फिर रिकॉल करके एक दो ने और इसमें एक्स्ट्रा एडअप भी किया, और इसकी आपूर्ति की जाती है, लेकिन ये शहरी मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है, और इसमें ये चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएँ। तो यही प्रश्न की मांग है। उसमें कुछ हम सिटीज़ का मैप दे सकते हैं, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका एक मानना होता है कि सर मैप तो जरूर देना चाहिए, मॉडल जरूर देना चाहिए। फिर मैंने कहा कि और इसमें कुछ एडअप होना चाहिए या नहीं, तो वो लोग मिस कर रहे थे, खासकर जिनका ऑप्शनल है उन्होंने कुछ बताया भी इस पर। TCPO जरूर चर्चा करनी है, शहरी विकास मंत्रालय की चर्चा जरूर करनी है, और साथ ही साथ उन योजनाओं की भी चर्चा करनी है जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा स्लम के उन्मूलन और बेहतर अधिवासीय व्यवस्था जो गरीबों के लिए, जिसको अर्बन पुअर कहते हैं, के लिए की जाती है, उनकी चर्चा भी करनी है। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले हम जानेंगे मलिन बस्तियों के अवधारणा क्या है, फिर मूलभूत नागरिक सुविधाएं क्या हैं, और तब उसमें फिर नगर नियोजन की भूमिका, वही इन सिटू और एक्स सिटू के प्रक्रिया में। ठीक है, यही प्रश्न की मांग है। अब इसका प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे बनाएंगे? तो प्रेजेंटेशन में सूत्रीकरण में देखिए, सबसे पहले हम परिचय देंगे मलिन बस्ती। देखो, प्रश्न में मलिन बस्ती है, लेकिन मलिन बस्ती को ही झुग्गी भी कहते हैं, मलिन बस्ती। तो जो प्रश्न में टर्म मेंशन होता है, प्रयास करना चाहिए उसी को मेंशन करें। इंग्लिश टर्म तो स्लम ही होता है, यहाँ झुग्गी भी हो सकता है, गंदी बस्ती भी हो सकता है ना। तो मलिन बस्ती, तो मलिन बस्ती की अवधारणा, सबसे पहले इसको आप परिभाषा भी कह लें। अवधारणा कम से कम शब्दों में यहाँ पर परिचय में ही आएगा। परिचय में मलिन बस्ती अवधारणा हम 15 शब्दों में प्रेजेंट करें, चूंकि 125 शब्दों का ही प्रश्न है, 8 अंकों के लिए है, 125 शब्दों का है, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है और लिखना बहुत ज़्यादा है इसमें। तो 15 शब्द में हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर यहीं पर हम नगर पालिका और बेसिक एमिनिटीज अर्थात मूलभूत नागरिक सुविधाओं की चर्चा कर देंगे। यहां पर हम एक मॉडल दे देंगे जिससे कि क्लियर हो जाए। इसके अलावा मलिन बस्ती के साथ हम एक भारत के मैप पर भारत के प्रमुख नगर जो मलिन बस्ती से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, उनकी चर्चा कर दें। फिर कुछ डेटा दे दें। डेटा इसलिए दें कि भारत के किस नगर में, जैसे मुंबई में 49% मलिन बस्ती है। मुंबई के कुल जनसंख्या का लगभग आधा, एग्जैक्टली वो 48.89% है, मतलब 48.9%। अगर मुंबई के कुल जनसंख्या का, बृहत्तर मुंबई की बात मैं कर रहा हूँ, बृहत्तर मुंबई के कुल जनसंख्या का 48.9% मलिन बस्तियों में रहते हैं, सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। दिल्ली में 2011 के सेंसस के अनुसार ये 18.9% था। घोर आश्चर्य है, माननीय या आदरणीय जो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो बार बार तरह तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन जो डेटा आया है 17 का डेटा है, अभी हम 22 में हैं, तो खैर नया सेंसस भी आएगा, ये 18.9% से बढ़ करके 23% हो गया है। अर्थात मलिन बस्तियों के संदर्भ में, क्योंकि अच्छी बात है फ्री का बिजली, फ्री का पानी दीजिए, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो मलिन बस्ती में सप्लाई मत दीजिए, आप बेहतर बस्तियों का निर्माण कीजिए। प्रत्येक प्रकार के आय वर्ग के लिए अधिवासीय योजना को प्रारंभ कीजिए। इस प्रकार की कोई योजना पिछले 7 सालों से दिल्ली सरकार के द्वारा घोषित नहीं किया गया है। इसके पहले चर्चाएं तो होती थी, परंतु घोषित 7 साल से तो बिल्कुल नहीं हुआ।
अब ये दिल्ली सरकार की या माननीय अरविंद केजरीवाल जी की मैं आलोचना नहीं कर रहा, सवाल है कि जो समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा कैसे, है ना। तो यहाँ पे जो डेटा है थोड़ा बहुत ये दे देंगे हम लोग, प्रमुख नगरों के डेटा कंसर्न कर देंगे, नगर पालिका, और उसके बाद जो उपाय, क्योंकि प्रश्न आप फिर से देखिए, कहा जा रहा है मलिन बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगर नियोजन की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इन C2 XC2 कार्यक्रम में चलेंगे। तो यहां पर हम जब उपाय बताएंगे, एक हो जाएगा तात्कालिक, इसमें जो नगर पालिका के मूलभूत नागरिक सुविधाएं उन्हीं की चर्चा करेंगे, जो नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी सप्लाई कर देता है। फिर होता है अस्थाई, ये होता है अस्थाई उपाय, अस्थाई उपाय, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल नहीं होता है। ये कहा ही जाता है कि हम तत्कालिक, इसलिए जो संडास या लैट्रिन की जो गाड़ी भेजी जाती है वो क्यों भेजा जाता है, हम अस्थायी तौर पे टंकी नहीं बनाएंगे वहां पे लैट्रिन या टॉयलेट का, आप जब इच्छा होगी फिर हम गाड़ी हटवा देंगे, आ रहा समझ में। तो फायर का या इस प्रकार की किसी भी चीज़ से कंसर्न जो म्यूनिसिपैलिटी की सुविधाएं होती हैं वो अस्थायी तौर पे दी जाती है। और अस्थायी जो उपाय है, अस्थायी उपाय, इसको दो भागों में हम लोग बांट देंगे, एक TCPO और शहरी मंत्रालय के द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय के कार्य, दूसरा आ जाएगा विविध योजनाएं। इसमें 5-6 योजनाओं की चर्चा हम कर देंगे, आराम से 8 में से 6 आ जाएगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, आप प्रश्न को यदि पहले देखते और सोचते कि इसका उत्तर आप क्या देंगे तो आपको क्लियर होने लगता कि बस 1-2 डायमेंशन में आप बन जाते। मतलब बेसिक कम्युनिटीज़ की चर्चा आप जरूर करते, परंतु TCPO, शहरी विकास मंत्रालय के जो नियोजन कार्य हैं या विविध प्रकार की जो योजनाएं हैं वो भी इसमें शामिल होंगी। कुछ विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि सर इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण जो या प्रधानमंत्री जो नगरीय आवास योजना है या आवास योजना है, जो राजीव गांधी आवास योजना चलाया गया था 2013 में, उनकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल करना है इस पर। अब मुद्दा है कितने शब्द हम लें। तो भारत का मैप और डेटा यहाँ दे चुके हैं। यहाँ पर जो बेसिक सुविधाओं से संबंधित मॉडल है, क्योंकि मॉडल में शब्द कम खर्च होते हैं और प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होता है, इस पर कम से कम, चूंकि मान के चलिए हमने 15 और 10, 15 और मान लीजिए, इन दोनों को मिला करके 30 शब्द खर्च कर चुके हैं। तो मेरे पास 95 शब्द और है, हम 90 से 85 शब्द का बनाते हैं। तो लगभग अस्थायी जो उपाय है जो इन C2 से ही होगा, जिसमें TCPO आदि की चर्चा हम कर लेंगे या नगर पालिका से कंसर्न कर देंगे, इस पर हम लोग 30 शब्द से 40 शब्द ही खर्च करेंगे, या 40 शब्द ले लीजिए, 30 यहां दे देते हैं। फिर TCPO और इसके द्वारा 30 शब्द ले लेते हैं। तो 30, 30, 30, 90 हो गया, 35 और बच रहा है, इसमें हम ले लेंगे 30। इनके साथ 1-2 मैप तो अवश्य लेंगे, कुछ नगर का भी मैप ले सकते हैं। आ रहा है समझ में। यही इस उत्तर का प्रेजेंटेशन होगा। अब कुल देखिए, तो यहां पर मैंने लिया था 15 शब्द, फिर 15 शब्द, अर्थात कुल हो गया 15, 15, 30। फिर यहां पर है 30 शब्द, यहां पर है 30 शब्द, यहां पर है 30 शब्द। तो यदि 30, 30, 30, 30 कुल हो जाता है 120 शब्द। तो 120 शब्द का लगभग प्रेजेंटेशन मैंने आपको बनाकर दिया है। इसमें कुछ मैप, मॉडल, डायग्राम है जो उत्तर के गुणवत्ता के लिए, श्रृंगार के लिए बड़े आवश्यक होते हैं, जो उत्तर के अंक को अवश्य बढ़ा देंगे, है ना। यही इसका प्रेजेंटेशन है, अर्थात प्रस्तुतिकरण। और अब चलते हैं हम लोग प्रश्न के उत्तर की ओर। जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले हम मलिन बस्ती की अवधारणा देंगे, इसके पश्चात नगर पालिका के मूलभूत जो नागरिक सुविधाएं हैं, बेसिक सिविक कम्युनिटीज़, उसको एक मॉडल से देंगे, बस ये लिखते हुए, और फिर चलेंगे हम लोग उपायों पर।
तो मलिन बस्ती शहरी या नगरीय विनिर्मित स्थान पर एक सूक्ष्म बस्ती है। जैसे हमने कहा ना परिचय, थीम, मलिन बस्ती क्या है, पहले हम इसको लेंगे। ठीक है, तो मलिन बस्ती क्या हो सकता है? मलिन बस्ती नगरीय या शहरी विनिर्मित स्थान पर एक सूक्ष्म आवासीय इकाई है जहां पर मूलभूत नागरिक सुविधाएं बड़े ही दयनीय स्थिति में होती हैं, अर्थात जैसे तैसे, जिसको हम कहते हैं भौतिक, सामाजिक और आर्थिक जो पर्यावरणीय दशाएं हैं वो अति दयनीय और निम्न स्तर की होती हैं, जिसमें मानव किसी प्रकार से बड़े अमानवीय प्रकार से जीवन जी। आ रहा है समझ में? इसको हम कहते हैं झुग्गी, स्लम या मलिन बस्ती। तो मलिन बस्ती टर्म दिया गया, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को दे देते हैं, अर्थात मलिन बस्ती नगरीय या शहरी विनिर्मित स्थान पर, नगरीय ऑब्लिक देख के देते हैं तो शब्द बचेगा, शहरी विनिर्मित के बजाय सिंपल देते हैं शहरी निर्मित स्थान पर। अब ध्यान देखिए, इसमें नगर और शहर दोनों को शामिल किया गया है। निर्मित स्थान पर एक सूक्ष्म आवासीय इकाई, एक सूक्ष्म आवासीय इकाई जहां मूलभूत नागरिक सुविधाएं अति दयनीय एवं अमानवीय स्तर की होती है। अर्थात ये कहें कि वहां पर मूलभूत नागरिक सुविधाएं नहीं होती हैं तो कोई रह ही नहीं सकता। वो कम होंगी, नगण्य होंगी, मात्रात्मक रूप से कम हो सकती हैं, गुणात्मक रूप से कम हो सकती हैं, बट होती हैं, तभी तो लोग जी रहे हैं। इसमें पीने की सुविधाएं हैं, पानी की सुविधा, सफाई की सुविधा, संडास की सुविधा, बिजली की सुविधा, क्रिमिशन अर्थात उनके मृत होने पर जो अंतिम संस्कार होता है उसकी सुविधा। भाई जो चाहे वहां पे अंतिम संस्कार कर सकता है, कोई बाउंडेशन तो है नहीं। लेकिन अगर कोई बस्ती बना है जिसकी जनसंख्या 15,000 है, 25,000 है, तो क्रिमेशन अर्थात अंतिम संस्कार के लिए वो बहुत दूर नहीं ले जाए, मतलब शौक से इसको ले जाना है जहाँ ले जाए। जैसे कई लोग ऐसे हैं जो मृत्यु बलिया में हुई पर दाह संस्कार के लिए बनारस जाते हैं, उसका धार्मिक महत्व है। लेकिन मलिन बस्ती के लोगों के पास ऐसी सुविधाएं भी तो कम है कि वो बलिया से बनारस ले जाएं। आप सोच के देखिए। तो इस प्रक्रिया में उनके अंतिम संस्कार की, जिसको कहते हैं सिमेट्री या क्रिमेशन की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं वहां पर अति अमानवीय स्तर की होती है। तो पहला आपको परिचय मिल गया, अवधारणा मिल गया, शहरी या नगरीय निर्मित स्थान पर एक सूक्ष्म आवासीय इकाई जहां मूलभूत नागरिक सुविधाएं अति दयनीय और मानवीय स्तर की होती हैं, मलिन बस्ती है। यहाँ ये तो देना होगा ना, मलिन बस्ती है या मलिन बस्ती कहलाते हैं, आप देते हैं, शब्द बढ़ जाता है, आशय वही है। तो सबसे पहले मैंने कम से कम शब्दों में मलिन बस्ती को तकनीकी स्तर पर भी, व्यवहारिक स्तर पर भी परिभाषित कर दिया। अब यहां पर नगरीय ऑब्लिक शहरी देने का तात्पर्य था, नगर होता है सिटी और शहर होता है टाउन। शहर नगर से हमेशा छोटा होता है और तुलना में कम नियोजित भी होता है। ठीक है, लेकिन जो टीसीपीओ प्लान है, बेसिक एमिनिटीज है, सिविक एमिनिटीज, वो दोनों जगह कार्य करता है। इसीलिए मैंने नगर ऑब्लिक शहर दे दिया। क्लियर है? आप नगर या शहर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसा बोला था कि आप यहां पर इसको परिभाषित करें कि मलिन बस्ती क्या होता है। अब थोड़ा सा इसको इससे जोड़ दें
वर्तमान में लगभग प्रत्येक भारतीय नगर में मलिन बस्ती का विकास हुआ है। क्लियर हो रहा है? अब यहां पे चाहे तो हम दे सकते हैं डेटा, क्योंकि स्कोप थोड़ा कम है, और सीधे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मलिन बस्तियों में बेसिक सिविक कम्युनिटीज में के विकास में शहरी विकास मंत्रालय की भूमिका, नगर नियोजन की भूमिका। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी हम उसकी गहनता आदि पे कम ही जाए तो बेहतर है, लेकिन ये इंडिकेट कर सकते हैं एक आध दो सिटी से ही कि मुंबई में लगभग 49% स्लम है। अब लग रहा है कि भाई वहाँ पे टीसीपीओ प्लान या अन्य प्रोग्राम्स चलना ही चाहिए। आ रहा है समझ में? तो लगभग प्रत्येक भारतीय नगर में मलिन बस्ती का विकास हुआ है, जहां मूलभूत नागरिक सुविधाएं या सुविधाओं की व्यवस्था अति निम्न स्तरीय है। या यहां पर थोड़ा आप चेंज कर सकते हैं, व्यवस्था मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों स्तर पर निम्न स्तरीय है। मात्रात्मक मतलब कहीं कहीं तो है ही नहीं, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब है भी तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। गुणात्मक दोनों स्तरों पर अति निम्न स्तरीय है। अब यहीं पर जो मैंने आपसे कहा था कि हमें एक मैप दे देना चाहिए, कुछ डेटा दे देना चाहिए, हम चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, और फिर मॉडल से उसको हम सत्यापित करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो भारत के प्रमुख स्लम वाले सिटीज़ हैं, जैसे सबसे पहले आएगा नाम मुंबई का, चेन्नई का, बेंगलुरु का, हैदराबाद का, कोलकाता का, दिल्ली का। ये प्रमुख नगर हैं जो चौल से ग्रस्त हैं, आ रहा है समझ में, मलिन बस्ती से ग्रस्त हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के 19 में ही मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक दशाओं की चर्चा करें जिसके कारण रिफ्यूजीज आके बसते हैं, शरणार्थी बसते हैं रेलवे लाइन के किनारे, या फिर जो आप देखेंगे तराई क्षेत्र में ह्यूजेस्ट जो बांग्लादेशी या रिफ्यूजीज हैं इस प्रकार के रोहिंग्याज भी बसे हुए हैं, एंड दे आर डेवलपिंग कंटिन्यूसली स्लम्स। ओबियसली वो क्राइम के लिए, अपराध के लिए भी बहुत बड़े जिम्मेवार कारक होते हैं। एनीवे, तो यहाँ पर थोड़ा इंडिकेट कर दीजिए, ये दिल्ली है, ये कोलकाता है, ये चेन्नई, ये बेंगलुरु, ये हैदराबाद, और ये हो गया मुंबई। कम से कम भारत के इन नगरों में तो बहुत बड़ी समस्या है चौल की। तो एक मैप से आप दिखाएं, अब यहाँ पे दे दीजिए, उपयुक्त सभी में 20% से अधिक जनसंख्या का अधिवास मलिन बस्ती में। अभी आपने अभी तक ये बताया कि मलिन बस्ती क्या है, फिर आपने बताया कि मलिन बस्ती में मतलब भारत के लगभग नगरों में मलिन बस्ती की समस्या है,
और साथ में वे नगर दिखाए आपने जहाँ की कुल जनसंख्या का 20% मलिन बस्ती में है। और शायद आपको जानकर घोर आश्चर्य हो, लखनऊ में भी लगभग 22% स्लम है, बनारस में लगभग 26% स्लम है, क्योंकि ये रिकोगनाइज नहीं किया जा रहा है। जैसे आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, भवन आदि बनता है तो मकान के आसपास जो मजदूर छोटा छोटा मकान बना करके, मड़ई बना करके रहते हैं, इट्स कॉल्ड स्लम। अभी देखेंगे स्टेशन के पास पास जो काम हो रहा है, व्यापक स्तर पर बनारस में काम हो रहा है, वाराणसी में, वहाँ पर भी बहुत सारे मजदूर रहते हैं। दे आर डेवलपिंग स्लम्स। हालांकि वो समय के साथ हट जाएगा, बट स्टिल द टोटल पॉपुलेशन विच इज रिसाइडिंग इन द स्लम्स इज मोर देन 20%। तो थोड़ा उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, लखनऊ, बनारस, कानपुर, इन 3 नगरों का जरूर लीजिए। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल यूपी का भी, यूपी के लखनऊ, या शुरू करिए आप कानपुर से, चूंकि कानपुर में स्लम ज़्यादा है, इंडस्ट्री वहीं पर ज़्यादा है। यूपी के कानपुर, लखनऊ एवं गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर हो गया, एवं बनारस में 10% से अधिक जनसंख्या, गाजियाबाद में लगभग 33% है, से अधिक जनसंख्या मलिन बस्ती में। अब इससे ये होता है कि एग्जामिनर को यह भी क्लियर हो जाता है कि विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी वेल एक्वेंटेड है, वेल नॉलेजेबल है। मैप बनाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं उत्तर प्रदेश का, चूंकि भारत के संदर्भ में ही पूछा गया है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, या जो तथ्य और जो डिमांड है उससे कंसर्न करके उत्तर बनाते हैं हम लोग। तो उत्तर का एक पार्ट जो यहाँ तक था, मॉडल आदि तक हमने दे दिया है ना। अब चलते हैं हम लोग उपाय पर। तो उपाय के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो उपाय में जो हमने कहा था ना कि मॉडल से पहले सिविक एमिनिटीज को दर्शाएंगे। नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मूलभूत नागरिक सुविधाएं अब यहां पर आप चाहें तो एक मॉडल दे दें। कैसे? मूलभूत नागरिक सुविधाएं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर, प्रश्न तो है नगर नियोजन की भूमिका, तो जो नागरिक सुविधाएं नगर पालिका उपलब्ध कराता है वो रिकमेंडेड होता है टीसीपीओ या शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। सुविधाएं जो शहरी विकास मंत्रालय, मैं लिख ही दे रहा हूं, विकास मंत्रालय द्वारा अनुशंसित, अनुशंसित का मतलब होता है रिकमेंडेड। अब ये मूलभूत जो नागरिक सुविधाएं हैं, इनकी चर्चा कर दें मॉडल के साथ। जैसे पहला क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा, आवास की सुविधा म्युनिसिपैलिटी नहीं देता, नगर पालिका नहीं देता। सबसे पहले क्या देगा? जल आपूर्ति, भाई पीने और नहाने या खाना बनाने के लिए जल की आपूर्ति दे देगा। विद्युत आपूर्ति, इसमें मीटर लगा दिया जाता है। हालांकि अब तो निजीकरण भी हो रहा है, बट फिर भी
म्यूनिसपैलिटी रिकमेंड कर देता है कि आप मीटर लगवा रही, क्योंकि मीटर लगाने का कार्य बिजली डिपार्टमेंट ही करता है, रिकमेंड करता है नगर पालिका। तो जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, इसके अलावा सफाई, सफाई में संडास, संडास बोलते हैं लैट्रिन आदि को, इसकी व्यवस्था टेम्पोररी स्तर पर की जाती है। इसके अलावा इधर आइए तो इसको बोलेंगे कचरा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन या कचरा निकास कह लीजिए, कचरा निकास। इसमें सभी प्रकार के कचरे के निकास की व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कचरे के निकास की व्यवस्था। कचरा बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट जो प्रोसेसिंग होता है वो तो है, उसी का हिंदी में सोच रहा था। तो कचरा निकास आप एक अच्छे टर्म के तौर पे दे सकते हैं, कचरा निकास, जिससे वो कंसर्न हो जाता है। इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट है, ड्रेनेज है, सड़क या गली में प्रकाश, सड़क या गली में प्रकाश एवं सफाई, अंतिम संस्कार की व्यवस्था, अंतिम संस्कार की व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट में से आता है। इसके अलावा आधारभूत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की व्यवस्था, म्यूनिसपैलिटी का भी हॉस्पिटल होता है। और समझ में, आधारभूत स्तर पे वो स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा आप लोग इसके अन्य में तो जो पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का रख रखाव, ये सब हो जाता है बेसिक कम्युनिटीज। दीज आर इंपॉर्टेंट बेसिक कम्युनिटीज जो कि नगर पालिका म्यूनिसपैलिटी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया से आप समझ पा रहे होंगे। रहा समझ में? आप यहीं पे नीचे लिख देंगे उपयुक्त, मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, लाइन में लिखेंगे आप, उपयुक्त आधारभूत, वैसे टर्म दिया हुआ है मूलभूत, मैं मूलभूत लिख दे रहा हूं, उपयुक्त मूलभूत नागरिक सुविधाएं तात्कालिक रूप से नगर पालिका द्वारा प्रदान की जाती हैं। अभी तक जो उत्तर आपको दिया गया यहां पर, फिर से मैं थोड़ा बैक चलता हूं। अब देखिए, यहां पर मैंने कहा था तात्कालिक या अस्थाई। थिंक, तात्कालिक या अस्थाई मीन्स वटेवर जो भी बेसिक सिविक एमिनिटीज हैं जो सप्लाई के तौर पे नगर पालिका के द्वारा दी जाती हैं, वो हमेशा टेम्पररी होता है। हाँ, रिकमेंडेड होता है
जो शहरी विकास मंत्रालय है उसके द्वारा कि भाई उनको उपलब्ध करा दो, वरना बेवजह फिर लड़ाई झगड़ा सब होगा, साथ में वो अन्य लोगों के लिए समस्याएं उत्पन्न करेंगे। आ रहा है समझ में? लेकिन ये अतिशय दबाव उत्पन्न करता है नगर के उपलब्ध संसाधन पर। भाई जल की भी कमी होगी, बाकी लोगों के लिए भी कमी होगी ना। तो फिर इसमें एक मॉडल आएगा जो कि अस्थायी उपाय में आएगा। तो यहाँ पर अस्थायी उपाय जो बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए है, इसके लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग एक मॉडल देंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो एक मॉडल दे सकते हैं, या इसी को मेरे के सेंटर में लाके अस्थायी उपाय, TCPO, ये होता है टाउन एंड कंट्री कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। TCPO और शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ये दो संस्थाएं हैं जो स्लम्स के विकास के लिए, उनके पुनर्वास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम बनाते हैं। और दूसरा हो जाता है विविध प्रकार के कार्यक्रम जो स्लम के निवारण के लिए भारतवर्ष में चलाए गए थे, जैसे राष्ट्रीय स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, ये 1996 में बना था। वाल्मीकि अंबेडकर, देखो बेसिकली वाल्मीकि जो थे, बहुत से लोग जो जाति और धर्म से जोड़ करके बताते हैं वो जान ले आज कि वाल्मीकि को मतलब रामायण के अंतर्गत भी निम्न जातीय ही माना जाता है। सवाल यहाँ, प्लीज़ आप इसको निम्न जाति, उच्च जाति, तथाकथित उच्च जाति से या सवर्णों से मत जोड़िएगा, लेकिन उनके विकास की जो योजनाएं हैं मतलब स्पष्ट है, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उसे कंसर्न होंगे, और साथ में अम्बेडकर का भी नाम आ रहा है। तो वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती विकास योजना। अब देखो इन दोनों प्रोग्रामों को मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा इस पे, चूंकि स्कोप भी नहीं है। दोनों प्रोग्रामों को क्लब कर दिया गया IHSDP, अर्थात इंटीग्रेटेड हाउस स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड हाउस एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित आवास एवं मलिन बस्ती, समन्वित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम। क्लियर हो रहा है? तो IHSDP भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। इसके अलावा आप देखेंगे राजीव गांधी आवास योजना, ये जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 2013 में शुरू किया गया था। इसी प्रक्रिया में राजीव गांधी आवास योजना। अब देखो ये योजनाएं भले बना दी जाती हैं, ये 2013 में था, और लेटेस्ट आप ले लीजिए
प्रधानमंत्री, खास करके 22 अभी चल रहा है और 22 में ही एक्सपेक्टेड था कि सबके लिए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री जो आवास योजना था ये 15 में शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना। दो 2015 में शुरू किया गया था। पंद्रह करोड़ लोग इससे लाभ ले चुके हैं। तो ये अस्थायी उपाय में इन चीजों की, अब देखो ये हमेशा जो होते हैं ना, ये इनके द्वारा रिकमेंडेड होते हैं। अर्थात अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना चलेगा भी, नगरीय क्षेत्र में स्लम के उन्मूलन की प्रक्रिया से जुड़ेगा भी, तो इनके रिकमेंडेड पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही ये होगा। आ रहा समझ में? तो ये मॉडल एक बार में बता देता है कि हम क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो टीसीपीओ प्लान, अब थोड़ा इसको हम लोग विश्लेषित कर दें तो बहुत बेहतर रहेगा, तभी बेहतर से बेहतर अंक आने की संभावनाएं भी होंगी, है ना? चलिए लिखते हैं हम लोग। टीसीपीओ एवं शहरी विकास मंत्रालय मंत्रालय समन्वित रूप से भारत में नगर नियोजन तथा उससे संबंधित समस्याओं को नियोजित या नियंत्रित एवं पुनर्नियोजित करने का कार्य करते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे टीसीपीओ ने, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, सबसे पहले आपने सुना होगा कि जो मेगा सिटी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था भारत में? 1993-94 में टीसीपीओ ने मेट्रोपॉलिटन पॉलिटन एवं मेगापॉलिटन नगर नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ कर इन सीटू, इसको कहते हैं स्वस्थाने, एवं एक्स सीटू, आप हिंदी वाले को भी मेरे में ले सकते हैं, परिस्थाने, परिस्थाने, मलिन बस्ती, कार्यक्रम प्रारंभ कर इन सीटू एवं एक्स सीटू द्वारा मलिन बस्ती को नियोजित कर मूलभूत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्थित
मात्रात्मक एवं गुणात्मक। आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया, करने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर, बृहत्तर मुंबई, बृहत्तर कोलकाता, इसी प्रकार कई अन्य नगरों में ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए जिससे ये ध्यान रखिएगा, असंगठित क्षेत्र, कोविड के समय भी समस्या इसी वजह से हुआ। असंगठित क्षेत्र में अनियोजित माइग्रेशन, एक तो क्षेत्र असंगठित है, दूसरा अनियोजित अनप्लैंड प्रवास, अनियोजित प्रवास प्रक्रिया को मुख्य नगर क्षेत्र से, मुख्य नगर क्षेत्र से बाहर ही रोका जाए। अब इसके अलावा यहां लिखने से बेटर है एक मैप बना देता हूं मैं, और इस मैप के साथ आप इसको समझिए। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का ही मैप लेता हूं, पहले एक दिल्ली का मैप बना दे रहा हूं, या आप उत्तर प्रदेश, बेटर होगा दिल्ली का लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिल्ली है, ये यमुना नदी है, इट्स यमुना रिवर। ऑब्वियसली इस तरफ यूपी होगा, है ना। तो यहाँ पर ये सपोज कीजिए गाजियाबाद है, यहीं पर है नोएडा, लेकिन दिल्ली के इस तरफ आप देखेंगे, सॉरी मैंने दिल्ली के अंदर ही बना दिया है, ये यमुना से सटे हुए नहीं होंगे। यहाँ पर होगा गाजियाबाद, यहाँ पर होगा नोएडा, दोनों आपस में सट गए हैं। ये हो गया नोएडा, लेकिन जैसे आप इस तरफ आएंगे यहाँ पर हो जाएगा साउथ में, आप देखेंगे तो क्या होगा, गुड़गांव, पहले आएगा फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुड़गांव, अब हो गया गुरुग्राम, फिर इस तरफ झज्जर आदि है। तो दे आर द सेटेलाइट टाउन्स। फिर यहाँ पर मान लीजिए मेरठ है। तो यूपी के माइग्रेशन को इन क्षेत्रों में ही रोक लिया जाए। यूपी के प्रवास को इन उपग्रह नगरों में रोजगार एवं आवास
उपलब्ध कराकर मलिन बस्ती को या मलिन बस्ती के विकास को रोका जाए। ये केवल यूपी नहीं है, यहाँ पर बिहार आदि जो भी इधर से आता है ना, गाजियाबाद उसका मतलब वही भूमि सस्ती है। फिर आप देखिए इधर से, तो इधर मध्य प्रदेश से लेकर के आपके राजस्थान तक का, राजस्थान, हरियाणा एवं एमपी का इन क्षेत्रों में आ रहा समझ में। तो ये एक प्रोजेक्ट है, एक प्रपोजल था और ये काफी सफल रहा। देखिए आप, इसीलिए नोएडा में स्लम का विकास बहुत कम है, एंड दैट इज बेसिकली द प्लान पोस्टुलेटेड बाय टीसीपीओ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई नगर को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर ये अस्थाई था और ये एक्स सिटू कार्यक्रम है, ये परिस्थाने कार्यक्रम है। अर्थात हम कहीं और इस प्रकार के बस्ती का विकास किए। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े फिल्म के एक्टर्स, जैकी श्रॉफ का नाम आता है, जो चौल या स्लम में रहते थे धारावी में। 48.9% इज मोस्ट सीवियर, 49% जनसंख्या बेहतर मुंबई का स्लम में रहती है। और जैकी श्रॉफ तो मैंने जस्ट एक नाम लिया जिसको आप आज की पीढ़ी भी जानती है, उनके बेटे भी फिल्म कलाकार हैं। तो वो स्लम में ही रहते थे और प्रारंभिक जो 2-4 फिल्में उनको मिली थी, उनकी पहली फिल्म जैसे हीरो थी, उसके बाद तो वो स्लम से ही मतलब आते जाते थे। बाद में फिर उन्होंने धीरे धीरे फ्लैट लिया, फिर मकान लिया, तो बहुत पैसा हो गया होगा। कई ऐसे कलाकार हैं जो इसी प्रकार के स्लम में, अभी भी आप जाएंगे तो मुंबई वेस्ट और मुंबई ईस्ट, एक सड़क के इस तरफ और उस तरफ में स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। इसके अलावा जो बड़े अच्छे लेवल के संगीतकार हैं, अब ये नहीं कहेंगे अभी भी वो चौल में ही रहते हैं, वो प्रायः जब जाते हैं वहाँ स्थानांतरित होकर के, तो चौल आदि में ही, जैसे आप सुनेंगे ये मनोज बाजपेयी का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कभी कभी लोग धनिया और हल्दी और ये मिर्चा उर्चा बेच करके भी खर्चा चलाया है। लोग कई ऐसे डायरेक्टर भी हैं। अब मैं उन लोगों का नाम लेकर के, हालांकि अच्छी बात है, स्ट्रगल करके अपने दम पे लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन स्लम एक इस प्रकार की अनियोजित अनियंत्रित बस्ती है जहां बस बेसिक कम्युनिटीज के नाम पर उपलब्धता है, ना मात्रात्मक है ना गुणात्मक है। 2-2 घंटे, जो आप अक्षय कुमार के भी कई मूवीज में देखते हैं कि लैट्रिन के लिए लोग लाइन लगाए खड़े हैं, उसी में किसी ने झटके से धोखा दिया, ये किया, और कॉमेडी भी उसमें आता है। बट हाउ मच दैट कुड बी प्रोग्मेटिक, जस्ट इमेजिन, आप सोचिए इस बात को। और इसके अलावा जिन योजनाओं की बात, ये मैप जरूर आप दीजिए, दिल्ली का मैप है ये, यहीं पर कनॉट प्लेस हो जाएगा, सीपी, अब इसका नाम राजीव चौक है। तो ओवरऑल मैंने ये बताया था कि फिर ये जो योजनाएं हैं इनकी थोड़ी बहुत चर्चा कर दीजिए। हरा समझ में। अब चूंकि स्कोप कम है, चूंकि मैं शब्द भी काउंट कर रहा हूँ, मैंने उत्तर को यहाँ से शुरू किया था, उसके बाद ये मॉडल दिया, फिर थोड़ा सा प्लान लिखा ये। तो ओवरऑल मैं अगर शब्दों को काउंट करता हूँ, और ये आपको आदत डालनी होगी कि शब्दों को लिखते समय मैं काउंट करता रहूँ, तभी एक नियोजित और बेहतर गुणवत्ता का उत्तर आप तैयार कर सकेंगे। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे अब आप उस कार्यक्रमों को चर्चा में लेकर के आइए जिन कार्यक्रमों को मैंने दिया था। जैसे नगर या शहर में नगरीय गरीब के आवास उपलब्धता को, नगरीय गरीब के आवास, अर्बन पुअर, ध्यान रखिएगा, के आवास उपलब्धता को
विशेष महत्व देते हुए केंद्रीय सरकार ने कई योजनाएं प्रारंभ की अब देखो उन योजनाओं का, क्योंकि 125 शब्द में लिखना है, तो उन योजनाओं का जो अभी नहीं चल रहे या अब हाशिए पर हैं, मैंने भाई मॉडल में तो दे ही दिया था, जैसे वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना है ना, तो उनकी चर्चा हम कम करेंगे। हम राजीव गांधी आवास योजना और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसकी चर्चा करेंगे, ताकि बेहतर पॉइंट निकल करके आए, और कॉम्पैक्टनेस के साथ लिखना भी है। कई योजनाएं प्रारंभ की जिसमें 2013 में प्रारंभ राजीव गांधी, देखो राजीव गांधी मतलब जो कांग्रेस सरकार थी उस समय, माननीय जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी जो आवास योजना प्रारंभ किया गया 13 में, उसमें स्लम को, मतलब स्लम से हट करके नगर में आवास के विषय में सोचा गया। मैं बताता हूं कैसे। 13 में प्रारंभ राजीव गांधी आवास योजना, मतलब ये केवल स्लम से लोगों को मुक्ति का योजना नहीं था, आवास दे दो भाई, 20 गज का ही आवास दो, आवास दे दो। आ रहा समझ में? आवास योजना में आवास उपलब्धता से स्लम, या यहां स्लम के बजाय लिख देते हैं मलिन बस्ती के विकास रोकने का भी नियोजन था। एक तो भाई कि सबको मकान मिले, एक कहा जाता है ना, बेसिक में आता है रोटी कपड़ा और मकान। कपड़ा हमारे संस्कृति और समाज का इंडिकेटर है, रोटी हमारे श्रम का इंडिकेटर है, श्रम मतलब हम काम करते हैं तो खाना मिलता है, और मकान हमारे ओवरऑल एक बेहतर नागरिक या बेहतर जीवन का परिचायक है, अस्थायित्व का परिचायक है, रोटी कपड़ा और मकान। और रोटी कपड़ा और मकान ये तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं, तो रोटी जल के बगैर या इलेक्ट्रिसिटी के बगैर क्या पॉसिबल है? तो देखा गया कि मकान जब आप दे देते हैं तो भाई उसके पास अब रहने का हो गया, तो श्रम भी कर ही लेगा, छोटा मोटा कोई दुकान भी चला लेगा मकान के साथ। और रोटी कपड़ा और मकान में, मकान है तो रोटी मिल गया, और फिर कपड़ा का मतलब होता है संस्कृति, तो एक बहुत श्रेष्ठ स्तर का तो न कहें, लेकिन एक आधारभूत स्तर का जीवन स्तर वो मेंटेन कर लेगा। आ रहा समझ में? विकास को रोकने का भी नियोजन या योजना था। अब यहां पर आप चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अब केवल यहां पे 2015 दे दीजिए तो ये क्लियर हो जाता है, 15 में प्रारंभ हुआ। एक अति महत्वाकांक्षी योजना है जो जीवन के आधारभूत घटकों की उपलब्धता से जुड़ा है। ये इन सीटू और एक्स सीटू दोनों स्तरों पर है।
यह स्वस्थाने, हालांकि कहा मेनली आता है स्वस्थाने में, स्वस्थाने एवं परिस्थाने दोनों प्रकार के नियोजन से संबंधित है। क्लियर हो रहा है? ऐसे भी देखो, वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, इस बात का हमेशा मैं संप्रेषण करता हूं, इसको आप पार्टी लाइन से मत जोड़िएगा, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट को तटस्थ और शिक्षक को भी तटस्थ होना चाहिए, लेकिन आलोचना केवल आलोचना के लिए नहीं की जानी चाहिए। और ये भी हम लोगों का कर्तव्य है, बीइंग अ गुड सिटीजन, कि जो सोच है, संदर्भ है, उसको उसी रूप में प्रस्तुत करें। तो इनको एक पायनियर के दृष्टिकोण से देखो तो टीसीपीयू आदि के सारे प्रोग्राम्स के अलावा इनकी सोच थी कि बेसिकली हम वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट, पब्लिक सेफ्टी, ये सब देते हैं, बट ये किससे कंसर्न है? इफ दे डजंट हैव एप्रोप्रिएट हाउसेस, चाहे वो 15 गज का हो, 10 गज का हो, अगर उनके पास घर नहीं है, इज इट पॉसिबल कि वो सर्वाइव बेहतर प्रयास करेंगे? एंड देन इन सिविल एम्यूनिटीज के उपलब्धता के कोई मीनिंग है? दे ऑल आर मीनिंगलेस। सो प्लान टीसीपीओ, मतलब शहरी विकास मंत्रालय, इसमें ग्रामीण जो विकास मंत्रालय उसको जोड़ा गया। ये कार्यक्रम तो केवल शहर के लिए नहीं था, लेकिन शहरी विकास मंत्रालय और टीसीपीओ से कंसर्न किया गया कि नगर के जो भू उपयोग की नीति है, भू उपयोग मतलब भूमि की उपयोग की नीति, उसमें सापेक्षिक परिवर्तन करके अगर कहीं स्लम है तो उस स्लम को ही एक पैटर्न पर नियोजन किया जाए और 15 गज, 20 गज, 25 गज का प्लॉटिंग कर दिया जाए, और प्लॉटिंग करके जो लोग रहने वाले हैं उनको भूमि दे दिया जाए। कोई पैसा नहीं, उनको भूमि दे दीजिए और फिर लोन उपलब्ध करा दीजिए कि वो मकान भी बना ले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें पीपीपी मॉडल दिया गया, पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पीपीपी मॉडल। जैसे दिल्ली में जो गांधी विहार और नेहरू विहार है, जहां विद्यार्थियों का जमघट है, इट वॉज टोटली स्लम। आज से 30 साल पहले स्लम था, लेकिन फिर उसी बस्ती को इन सिटू प्रोग्राम के अंदर, हालांकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना कंसर्न नहीं है, ये टीसीपीओ का प्लान था स्वस्थाने, कि वहां स्लम को कन्वर्ट कर दो एक नियोजित बस्ती में। तो बिल्कुल रेक्टेंगुलर पैटर्न पे गलियां, सड़क बना दिए गए, और आज तो विद्यार्थियों का सबसे बड़ा जमघट, क्योंकि किराया थोड़ा सस्ता है मुखर्जी नगर से, उन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, नेहरू विहार में, गांधी विहार में। अब उसके बाईपास को उधर जाइए, आउटर रिंग रोड को उस तरफ, वजीराबाद, अगेन वजीराबाद वाज असलम, बट राइट नाउ इट बिकेम अ वेरी प्लान्ड कॉलोनी। वहां पे प्लॉट्स 25 गज से भी छोटे छोटे हैं। तो ये इन सिटू कार्यक्रम में इस प्रकार से टीसीपीओ ने किया, जिसको कि प्रधानमंत्री आवास योजना से भी जोड़ दिया गया। आ रहा समझ में? घटकों की उपलब्धता जुड़ा है, यह स्वस्थानीय में परिस्थानीय दोनों प्रकार के नियोजन संबंधित है। यदि कहीं मलिन बस्ती है तो नगरीय भू उपयोग नीति क्योंकि इसी की चर्चा प्रश्न में की गई है। प्रश्न में क्या है, आप एक बार फिर देखिए, नगर नियोजन की भूमिका, और नगर नियोजन में सबसे पहले आता है नगर के भू उपयोग की नीति। यदि कहीं मलिन बस्ती है तो नगरीय भू उपयोग नीति में शहरी विकास मंत्रालय उसी स्थान पर नियोजित बस्ती का निर्माण करें
तत्पश्चात स्वतः ही मूलभूत नागरिक सुविधाएं नागरिक सुविधाएं होंगी। यदि वहां भूमि की कमी है, यदि वहां भूमि की कमी है, परंतु हालांकि यह कार्यक्रम बहुत असफल रहा था, परंतु वहां भूमि की कमी है, परंतु लोग अधिक हैं, तो लॉटरी सिस्टम से, लॉटरी व्यवस्था से अन्य क्षेत्र में नियोजित प्लॉटिंग एवं आवंटन प्रक्रिया से आवास की उपलब्धता हो, ये हो गया परिस्थान, जिससे मलिन बस्ती का अस्थायी रूप से निराकरण हो सके, निराकरण हो सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट फाइनली? कि टीसीपीओ को ही इस प्रोग्राम से जोड़ दिया गया कि भाई आवास तो दिया जाए, उसमें लॉटरी आदि की व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें पीपीपी मॉडल को ला दिया गया, फिर उसके रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया, पुनर्वास की व्यवस्था को, मतलब यहाँ पे लैंड कम है तो अगर विवाद हो रहा है तो सबको लॉटरी सिस्टम निकाल दिया, भाई यहाँ पे हम 10,000 लोगों के द्वारा प्लॉटिंग कर पाए हैं, तो फ्लैट कोई लेता नहीं है, ज़मीन सबको लेना चाहता है। उसमें बहुत सारे गोरख धंधे हैं, समस्याएं हैं, प्रशासनिक प्रतिबद्धता की कमी है। इस पर मूवीज़ आप देखते हैं हमेशा, जो नगरीय क्षेत्र में मूवीज़ बनता है, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध मूवी थी सनी देओल की घातक, इसमें उसी लैंड माफिया और चौल के समस्याओं को लेकर दिखाया गया है। या जैकी श्रॉफ की एक मूवी थी गर्दिश, ये स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि चौल में रहने वाले, मतलब जैकी श्रॉफ का उस मूवी में पिताजी अमरीश पुरी जी थे, बड़े कलाकार, बेहतर कलाकार, उसमें वो हवलदार बने हैं, लेकिन वो रहते थे चौल में। चौल में किस प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं अपराध से संबंधित, इस व्यवस्था को दिखाया गया है। देवर माइग्रेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उस मूवी में यह भी दिखाया गया है। एनीवे, नॉट कंसर्न कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या तमिलनाडु है, इट डजंट मैटर। थिंग इज कि एक व्यक्ति रोजगार चाहता है, मतलब सामाजिक कंसर्न को भी बहुत बढ़िया दिखाया गया है। मूवी का नाम है गर्दिश। अब देखिएगा, चौल को भी बड़ा साफ सुथरा उसमें दिखाया गया है, जो कि मूवी है, इतनी गंदगी आप शायद देख भी नहीं पाएंगे, फिर आर्ट मूवी बन जाएगा। ओमपुरी साहब और जो मनोज बाजपेयी साहब का बनता है मूवी, तो जनरली वो हिट फिर नहीं हो पाता है। तो मलिन बस्ती का स्थायी रूप से निराकरण हो सके, अर्थात आवास को बेसिक सिविक एम्यूनिटीज का आधार बना दिया गया। अब यहां पे अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास को, मतलब बेसिक चीज में आवास को ले आओ, सौ अपने आप आ जाएगा। आवास को केंद्र में रखकर
मूलभूत नागरिक सुविधाओं को जोड़ा गया इसका क्रियान्वयन शहरी विकास मंत्रालय शहरी विकास शहरी विकास मंत्रालय टीसीपीओ तथा अन्य नियोजन प्रक्रियाओं के अनुशंसा के आधार पर करता है। अब यहां पे ये समाप्त हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब चाहें तो आप यहाँ पे मॉडल दे सकते हैं। 125 शब्द है, स्कोप थोड़ा सा कम है। 200 रहता तो यहाँ पे एक मॉडल और दे सकते थे, क्योंकि आवास होता है जब भी वो रजिस्टर्ड होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका उस पर टैक्स लगाती है। उस टैक्स के एवज में जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति या तमाम तरह की चीज़ों को स्वयं ही उपलब्ध कराया जाता है। यानी चाहे तो मॉडल मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आवास है, आवास तो नगर पालिका एक तरफ से टैक्स लेगी, कर लेगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और उसके एवज में सारी बेसिक एमिनिटीज को प्रोवाइड करेगी। नगर पालिका टैक्स लेगी, इसको हम कहते हैं आवास, होम टैक्स, हाउस टैक्स, और मूलभूत बदले में मूलभूत सभी नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराएगी। ये टैक्स ले रही है और बदले में क्या है, मूलभूत नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराएगी। अर्थात आवास वो सेंटर चीज है, हार्टलैंड है, जिसको कि इस प्रोसेस में आधार बना दिया गया। यही इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया से आपने इसको देखा होगा, समझा होगा। एट फर्स्ट सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रश्न की मांग क्या है, तत्पश्चात हमने बताया कि इसके प्रेजेंटेशन के अर्थात प्रस्तुतिकरण के प्रक्रिया में किस प्रकार से हम उत्तर को विकसित करेंगे, किस पॉइंट पे किस प्रकार के मैप देंगे। और भी कई प्रकार के मैप या डायग्राम हो सकते हैं, क्योंकि 125 शब्द का ही है। और 2019 के मुख्य परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयोजित किया था, उसका पहला ही प्रश्न है ये। तो उत्तर किस प्रकार से बनाया जाएगा, अपेक्षित मैप, डायग्राम, मॉडल, जैसे दिल्ली का ही मैंने दिया, और भी कई स्कोप हैं, इस प्रकार के मॉडल जरूर दीजिए, तो बेहतर से बेहतर अंक आपको आएगा। और 8 अंक का है, 6 आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस आधार पर, जिन बिंदुओं, तथ्यों और धारणाओं के साथ परीक्षार्थी सामान्यतः सोचते हैं कि इसका उत्तर यह होना चाहिए, उस प्रक्रिया में मैंने देखा है कि 40 से 35% ही पॉइंट वो दे पा रहे हैं। अर्थात एक बेहतर तथ्य, मतलब तथ्यों का एक समायोजन, और साथ में एक बेहतर धारा प्रवाह के साथ क्रमशः किस क्रम में उन्हें सेट होना चाहिए, इसके साथ साथ एक शानदार संप्रेषण ही आपको बेहतर अंक दिलवाएगा। और इस संप्रेषण की प्रक्रिया में अपेक्षित मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट, मॉडल, इसको भी दें।
तो इस प्रकार से बेहतर उत्तर आप लिख सकते हैं, बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। जब बेहतर अंक प्राप्त करेंगे तो ओबियसली बेहतर रैंक के साथ आप चयनित भी होंगे, यही हमारा उद्देश्य भी है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर से एक नए प्रश्न के साथ, जानते हैं उसके उत्तर को। तो सुरक्षित रहिए। हालांकि कोविड अब लगभग समापन पे आ ही गया है, इक्के दुक्के इन्फेक्शन अभी भी हैं, तो बेवजह इन चीज़ों से संक्रमित होने से बेहतर है सुरक्षित रहिए, जुझारूपन के साथ, प्रतिबद्धता के साथ पढ़िए और एक अच्छे रैंक के साथ चयनित होइए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।